नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है दिल्ली सल्तनत, जहां हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश की स्थापना जो होती है वो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 में की जाती है। वहीं इसका शासनकाल 1325 तक होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो कि 1325 से 1351 तक शासन करता है, और उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब इसका जो चचेरा भाई होता है उसका पुत्र फिरोज शाह शासक बनता है, जो कि 1351 से 1388 तक शासक बनता है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, और कल से हम पूरी वीडियो बना देंगे। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक से महमूद तक की सारी वीडियो एक वीडियो में ही कवर हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जाने तो इसका राज्याभिषेक होता है 2 बार। ठीक है, यह 2 बार राज्याभिषेक करता है। पहली बार इसका राज्याभिषेक होता है 23 मार्च 1351 ठट्टा पाकिस्तान में। वहीं दूसरी बार होता है अगस्त 1351 में दिल्ली में। ठीक है, पेपरों में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ। जहां पर मार्च 1351 आया होगा और अगस्त नहीं आया होगा तो वहां पे मार्च पे टिक करना, और जहां पर अगस्त आया होगा और मार्च नहीं आया होगा तो वहां पर अगस्त पे करना हुआ। ठीक है, वहीं इसका शासनकाल की बात करें तो 1351 से 1388 तक 37 वर्षों का इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, उसके बाद अगला शासक बनता है। इसकी राजधानी कहां होती है तो इसकी राजधानी फिरोजाबाद दिल्ली में अपनी राजधानी बनाता है। और इसकी उपाधि के बारे में बात करें तो इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। तो अकबर तो बाद में आया, परंतु यह अकबर के बराबर ही प्रतापी था, तो जिस कारण इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। वहीं इसकी मृत्यु की बात करें तो 20 सितंबर 1388 में जौनपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। यह इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि हमने जाना। ठीक है दोस्तों, तो आगे जानते हैं और जानते हैं इसके क्या क्या कार्य किए थे। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के कार्यों की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जो कि अभियानों पर, युद्धों पर ज्यादा काम नहीं किया करता था। उसने काम किया तो वह किया अपने समाज में सुधार करने के लिए, और समाज में चल रही कुप्रथा या गलत चीजों को बंद किया उसने, और नई चीजें शुरू की, जिस कारण से सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। क्योंकि वो कहता था कि अपन युद्धों पर काम नहीं करेंगे, अपन को काम करना है तो अपन क्या करेंगे, समाज सुधारेंगे। ठीक है, तो जिस कारण उसने यह काम किए जो कि मुख्य हो जाते हैं, जहां उसने ऋणों की समाप्ति की, राजनीतिक अपराधों में दंडों को परिवर्तित किया, सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया, नकद वेतन की तरह जागीर व्यवस्था की कि इसके अलावा इसके द्वारा मुद्रा सुधार किया गया, और नहरों का निर्माण भी कराया गया। ठीक है, नहरों का निर्माण वैसे किसने शुरू किया था तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, पर इसे आगे इसके द्वारा बढ़ाया गया। वहीं इसके अलावा इसने दासों में प्रेम और सिफे खाना की व्यवस्था भी की। तो दासों के प्रेम के कारण इसने बहुत सारे दास रखे, और इसके अलावा सिफे खाना यानी कि चिकित्सालयों की व्यवस्था भी इसके द्वारा की गई थी, जो कि इसके मुख्य कार्य है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले पढ़ते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की ऋण समाप्ति वाले कार्य के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक जब कार्यकाल में आया तो उसके द्वारा किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो किसानों का कर्ज था जो इससे पहले वाले शासक लेते थे, तो उसके द्वारा यानी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा उनका सारा कर्ज माफ कर दिया गया, और उन्हें एक नई शुरुआत करने का मौका दिया गया। तो इसके अलावा इसने मुख्य 4 ही कर लगाए अपने शासनकाल में, जिसमें पहला था जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसके अलावा खम्स यानी कि लूटे हुए धन में इसने कर लगाया, और इसके अलावा खराज हो गया जो कि लगान होती है एक प्रकार की, और जकात। ठीक है, जकात जो कि क्या होता है तो इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5 यानी कि 2.5% जो उसका धन होगा वो अमीर तबके से लोगों से लिया जाएगा, वहीं गरीब और असहाय लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई अमीर है, मान लो एक्स अमीर है और वाई क्या है, गरीब है, तो यहां से ये तो पैसा लेगा कितना 2.5%, और इसके अलावा यह किसे देगा 2.5%, तो वाई यानी कि जो गरीब है उसे यह डोनेट कर देगा। तो जिस कारण इसके द्वारा मुख्य 4 कर लगाए गए, और उसमें से भी जो जकात था वो किसे दिया जाता था तो अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाता था, जो कि बहुत है अच्छा है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने कोई युद्ध किए नहीं, अभियान किए नहीं, परंतु जो उसके पास था उसको बेटर बनाने के लिए काम किया, जिस कारण से सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो चलिए जानते हैं इसके दूसरे कार्य के बारे में, इसने क्या किया।
इसके द्वारा राजनीतिक अपराधों का दंड भी परिवर्तित किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह हो गया, गमन हो गया, जैसे जो अपराध होते थे उसका दंड विधान परिवर्तित करके कठोर दंड की तरह जगह पर सामान्य दंड दिया गया। ठीक है, तो जो पहले के शासक थे वो ऐसे कोई यानी कि राजद्रोह करेगा, गमन करेगा तो उसको कठोर दंड देते, उसे मृत्यु दंड दे देंगे या उसे आजीवन कारावास दे देंगे, परंतु इसके द्वारा कुछ ही साल की सजा दी गई, कुछ ही महीनों की सजा दी गई, जिसके बाद उनका दंड माफ कर दिया गया। तो इसके द्वारा राजनीतिक अपराधों का दंड परिवर्तित किया गया। इसके अलावा इसके द्वारा सरकारी सेवाओं को वंशानुगत भी बनाया गया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति, जैसे कोई कार्य कर रहा है, मान लो ए कार्य कर रहा है, ठीक है, अब ए बूढ़ा हो गया है, इसकी मृत्यु होगी, तो इसके द्वारा अब कोई अन्य पर्सन नहीं आएगा, बल्कि इसका पुत्र हो गया या दास हो गया, दामाद हो गया, इनमें से कोई एक शासक अगला कार्य करेगा। ठीक है, सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। तो यह था इसका सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाना। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने नकद वेतन की जगह पर जहांगीर देने की व्यवस्था की। तो हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश जो था उसके द्वारा इक्ता प्रणाली चलाई गई थी, जिसमें वेतन की जगह पर भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बंद कर दिया और अपने सभी सैनिकों को नकद वेतन देने का प्लान किया, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने भी इल्तुतमिश की जो शासन नीति में इक्ता प्रणाली थी वो अपनाई, जिस कारण फिरोज शाह तुगलक द्वारा उच्च सैनिक, यानी कि यहां पर सभी को नहीं बल्कि उच्च सैनिक जो कि होंगे उनको नकद वेतन की तरह पर जागीर यानी कि भूमि का एक टुकड़ा पुनः देना शुरू किया गया। तो इसके द्वारा भी इक्ता प्रणाली का एक हिस्सा यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, जागीर, तो यह चलाया था किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, नकद वेतन की जगह पर जागीर देने की व्यवस्था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा सुधार भी किया गया। तो हमने पढ़ा था कि वो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके द्वारा मुद्रा चलाई गई थी, परंतु उसकी मुद्रा जो थी वो फेल हो गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा जो वो बनाए गए थे, पैसे बनाए गए थे वो फेल हो गए थे। तो मुद्रा जो बनाई गई थी वो फेल हो गई थी, जिस कारण उसने उस मुद्रा को बदलने के बाद चांदी के सिक्कों को ले जाने की राय दी, यानी कि आदेश दिया, परंतु उसके बाद भी जो लोग थे वो नकली मुद्रा छापते थे और असली मुद्रा वहां से ले जाते थे, जिस कारण उसकी यह फेल हुई मुद्रा नीति, जिस कारण फिरोज शाह तुगलक ने एक नई मुद्रा नीति बनाई। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई, जिसमें था पहला संसगनी, यह एक चांदी की मुद्रा थी जो कि टंक के मूल्य के 1/6 यानी कि 6% हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अगर टंक का मूल्य क्या कहते हैं 100 रुपए है तो इसका मूल्य क्या होगा, तो 6 रुपए होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा अर्थ चलाई गई, यह तांबे की मुद्रा हुआ करती थी जो कि जीतल के मूल्य के 1/2 यानी कि 1/2 का मतलब क्या है, तो 100 रुपए अगर जीतल का मूल्य है तो यह 2 ही रुपए होगा। इसके अलावा इसके द्वारा विक चलाया गया था, यह एक तांबे की मुद्राएं होती थी जो कि जीतल के मूल्य के 1/4 यानी कि 100 रुपए के सिर्फ 4 रुपए, 100 टंक के यानी कि 100 जीतल के 4 तांबे की मुद्रा यानी कि विक हुआ करता था। ठीक है, यह थी इसकी मुद्रा नीति। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का नहरों के निर्माण में भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि नहरों का निर्माण जो शुरू हुआ था वो तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने इस नियम को बहुत अच्छे से चलाया यानी कि बहुत आगे बढ़ाया। तो फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया गया। वहीं यह नहरें दिल्ली और हरियाणा के मध्य ही बनी, जो भी किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे कर लिया जाता था। तो नहरों का निर्माण किसने शुरू किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। वहीं इसे आगे किसने बढ़ाया सबसे अच्छे तरीके से, तो तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया गया, जो कि इसके द्वारा नहरें बनाई गई थी वो दिल्ली व हरियाणा के मध्य बनाई गई थी। वहीं जो किसान इन नहरों से सिंचाई करता था तो उन्हें कर देना होता था, और जिस कर का नाम हके सर्व कहा जाता था। ठीक है, पेपरों में पूछा जाता है कि नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों को कौन सा कर देना होता था, तो वो देना होता था हके सर्व, जो कि उपज का 1/10 यानी कि 10% कर देना होता था। किसे, तो यह राजकोष में जमा करना होता था। किसके राजकोष में, फिरोज शाह तुगलक के राजकोष में। ठीक है दोस्तों, तो नहरों का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे अधिक नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत में किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये हो जाते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट।
दोस्तों अब जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक का अगला कार्य यानी कि दास प्रेम। तो फिरोज शाह तुगलक बहुत दास प्रेमी था, ठीक है, दास प्रेमी सुल्तान था, जिस कारण उसके पास 1,80,000 दास थे। इसके दासों का नियंत्रण करने के लिए उसने दीवान ए वेदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना की थी। पेपरों में पूछा जाता है कि दास विभाग के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना की, तो दीवान ए वेदगान विभाग की स्थापना की। वहीं इनके दासों का जो वेतन हुआ करता था वो 10 टंक से 100 टंक का वार्षिक वेतन हुआ करता था, किसका, दासों का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका दास प्रेम का कार्य। बात जान लेते हैं फिरोज शाह तुगलक का अगला कार्य। तो इसके द्वारा शिफा खाना व्यवस्था यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय भी बनाए गए। तो फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में ही अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय बनाए गए, जिनका नाम दारे सफा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा किन चिकित्सालयों को बनाया गया, वहीं उनका विभाग कौन सा था, तो दारे सफा नाम के विभाग से जाना जाता है इन्हें। वहीं इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया। वैसे जजिया कर किसने शुरू किया था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। वहीं जो ब्राह्मणों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर यह कर नहीं लगाया जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने यह ब्राह्मणों पर भी लागू किया, जो कि हम आगे जानते हैं। तो जजिया कर के बारे में जाने तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जजिया कर शुरू किया गया था, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, परंतु यह कर बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, विकलांगों पर और ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता। यह मुख्य 5 लोग थे, गैर मुस्लिम लोग थे, जिन पर यह कर नहीं लगाया जाता था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि वो पंडितों की राय से चलता था, यानी कि ब्राह्मणों की राय से चलता था, जिस कारण उसने ब्राह्मणों पर भी यह कर नहीं लगाया, परंतु फिरोज शाह तुगलक द्वारा यह कर लगा दिया गया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, परंतु अकबर द्वारा 1564 में जजिया कर को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन जो मुगल वंश का एक क्रूर शासक हम औरंगजेब कह सकते हैं, उसके द्वारा 1679 में यह कर पुनः शुरू कर दिया गया, परंतु मुगल वंश के ही एक शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 में पूर्ण रूप से जजिया कर को बंद किया गया। तो पेपरों में पूछा जाता है कि जजिया कर किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा शुरू किया गया। वहीं ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने शुरू किया, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया। वहीं जजिया कर को कुछ टाइम के लिए किसके द्वारा बंद किया गया, तो अकबर द्वारा 1564 में इसे बंद किया गया। वहीं औरंगजेब, उसके बाद पूछा जाएगा कि किसके द्वारा पुनः जजिया कर को शुरू किया गया, तो औरंगजेब द्वारा 1679 में पुनः शुरू किया गया। और उसके बाद पूर्ण रूप से जजिया कर किसके द्वारा बंद किया गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 में पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों हमने जान लिया इसके कार्यों के बारे में, अब जान लेते हैं आगे क्या कहता है इसका टॉपिक। दोस्तों तो फिरोज शाह तुगलक के सारे कार्य हो गए, जहां उसने कोई ऐसा युद्ध तो लड़ा नहीं, परंतु उसके द्वारा समाज सुधार के लिए कार्य किए गए और जिस कारण दिल्ली सल्तनत को बहुत मजबूती पर लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु की बात करें तो 20 सितंबर 1388 में जौनपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं उसे हौज खास परिसर दिल्ली में दफनाया जाता है। तो पेपरों में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को कहां दफनाया जाता था गया, तो हौज शाह परिसर दिल्ली में इसे दफनाया गया। वहीं मृत्यु कहां होती है, तो 20 सितंबर 1388 में जौनपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा होता है फिरोज शाह तुगलक खत्म। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।